धन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में मतदाता जागरण अभियान के तहत राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में लखनऊ व बबेरू बांदा में ऐतिहासिक जनसभाओं के बाद आज मैनपुरी में हजारों लोगों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव की वजह से चारों तरफ से सीमाएं बंद होने के बावजूद भरी दोपहरी में बड़ी तादाद में जोश और जुनून के साथ लोगों ने युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज का मैनपुरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। आइए हम आपको इस जनसभा के मुख्य अंश दिखाते हैं। राजनीति की बिसात बिछी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। भीड़ को जुटाने के लिए राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा बजट खर्च करते हैं। लोगों को आने जाने के लिए किराया भाड़ा देते हैं और जिन लोगों की दिहाड़ी मारी जाती है उनको दिहाड़ी भी देते हैं। यहां आप सब भाई बहन, जब आपका आह्वान किया गया देश के लिए, तो अपने सब कामों से ऊपर राष्ट्र कर्म को मान करके, राष्ट्र धर्म को मान करके यहां इतनी बड़ी संख्या में इतनी श्रद्धा से आए। आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अपने सब कामों को छोड़ करके इस राष्ट्र कर्म में, इस राष्ट्र धर्म में अपनी आहुति अर्पित करने के लिए पिता तुल्य सब बुजुर्ग, श्रद्धामयी माताएं, देश का भविष्य, बचपन और जवान इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी श्रद्धा से आए हैं। मैं अपनी कुछ बात कहूं उससे पहले, जैसे भाई ओमेंद्र जी ने कहा, हमारे अग्रज गुरुकुल में हम साथ साथ पढ़े और हमने संकल्प लिया कि जिस भारत को, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को हमारे पुरखों ने तप करके बचाया, 1,96,08,53,112 वर्ष पुराना हमारा सांस्कृतिक अतीत और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वो स्वर्णिम युग, जिसको याद करके हमारा हृदय गौरव से भर जाता है। एक तरफ वो स्वर्णिम काल भारत का और उसके बाद भारत का जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पतन हुआ, और जिस चौराहे पर आज हम खड़े हैं, वर्तमान की पीड़ाओं से अपने दिल में एक दर्द है, एक वेदना और एक स्वर्णिम भविष्य बनाने का सपना, और उसी संकल्प को अपने हृदय में हृदयंगम करके आप सब यहां पर बैठे हैं और हम सब भी उसी के लिए लगे हुए हैं कि माना कि चारों ओर चुनौतियां और समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आने वाले 5-7 वर्षों में 2020 तक हम भारत को पुनः उसी शिखर पर पहुंचाएंगे और उन बेईमानों को भी उनकी जगह पर पहुंचा देंगे जिन्होंने इस देश को नर्क बनाया। तो मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद से आज के इस सभा का प्रारंभ करें। और यहां आने के पीछे उनका एक बहुत बड़ा हेतु है। श्रद्धेय आचार्य श्री स्वदेश जी की ये कन्नौज, ये मैनपुरी, ये उनकी जन्मभूमि भी है, और आज की सभा के पीछे आने का कारण भी उनका इस पुण्य भूमि में अवतरण। किसी महापुरुष का कहीं जन्म होता है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। बहुत दिनों से मैनपुरी का नाम मैं सुनता रहता था। पिछले दिनों बहुत कार्यक्रम रखे गए उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी उसमें छूट गया था। श्रद्धेय आचार्य श्री ने मुझे बार बार कहा, स्वामी जी मैनपुरी में भी आपको कार्यक्रम रखना है। ये अभी तो इस चुनाव के दौरान देशवासियों को एक संदेश देने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए, भगवान शिवराम और कृष्ण की धरती, जब जब देश को आवश्यकता पड़ी है, उत्तर प्रदेश ने एक इतिहास रचा है। 2012 में भी उत्तर प्रदेश एक इतिहास रचने वाला है और भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाला है। श्रद्धाचार्य शिव से कहूंगा वो अपने मंगल आशीषों से आज की सभा का प्रारंभ करें, और इस धरती के सपूत का आप सबकी ओर से भी भावपूर्ण हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन होना चाहिए। समस्त मैनपुरी जनपद के वासियों, मैन ऋषि की ये पुण्य भूमि मैनपुरी में सबसे पहले
मैं श्रद्धेय स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मैनपुरी जनपद की ओर से। जब जब भी राष्ट्रीयता की बात आई है, अपने देश की बात आई है, तब मैनपुरी का स्थान कभी पीछे नहीं रहा है। अग्रणी मैनपुरी हर एक क्षेत्र में रहा है। यहाँ का व्यक्ति हर दृष्टि से बुद्धिजीवी है, विवेकशील है और अपने विवेक का सही उपयोग करता है। 1857 में जब देश में क्रांति आई तो उस समय पर भी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करने वालों में मैनपुरी पीछे नहीं था। जहां इटावा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद यहाँ की स्थिति ये हुई थी कि यहाँ के क्रांतिकारियों को यहाँ की जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था कि अंग्रेज ऊँघता रहता था। यहाँ की क्रांति करने वाली जनता को अंग्रेजों की अदालत में ले जाया जाता था और उससे ये कहा जाता था कि इसे न्याय दे दो। अंग्रेज ऊँघते ऊँघते ये कह देता था सबको फांसी पर लटका दो। तो यहाँ के आसपास के जो पेड़ थे, पेड़ों की डालियों पर यहाँ की जनता को यूं ही फांसी पर लटका दिया जाता था। फिर भी यहाँ की जनता पीछे नहीं हटी, फिर भी कुर्बानी देने में मैनपुरी आगे रहा, इटावा आगे रहा। तो यह इस क्षेत्र की जनता प्रत्येक दृष्टि से त्याग, तप और बलिदान के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा ही तैयार रही है। सज्जनों, आज भी वो समय पुनः उपस्थित हो गया है। उन क्रांतिकारियों ने जिसके लिए, अपने देश के लिए हजारों लोगों ने 1857 में फांसी पर झूल कर परिवारों को बर्बाद किया, अपना जीवन दे दिया। अब हमें भगत सिंह की तरह बम फोड़ने की जरूरत नहीं है। अब सत्ता परिवर्तन के लिए जो पहले तरीके अपनाए जाते थे वो नहीं। अब तो देश स्वतंत्र है। अब तो 5 साल में आपको एक बार मौका दिया जाता है और आपके हाथ में 5 साल में एक बार मौका जो इस समय आ रहा है। अब तो आपके पास में मतपत्र अपना होता है। अब तो मशीन है बस। अब तो भ्रष्टाचारियों का गला दबाने के लिए एक बटन दबाने की जरूरत है। अब राइफल की गोली चलाने की जरूरत नहीं है। अब तो बहुत सरल तरीका है, बलिदानी कहा दी जाती है। अब तो भ्रष्टाचारियों का गला दबाने के लिए बस बटन दबाओ जा करके, बस हो गया काम। और ये भी नहीं यदि कर पाते हो तो ये ध्यान रखना, जाति, भाषा, गोत्र, इनमें बट करके यदि हम कोई काम करते हैं तो हमसे वाला राष्ट्र हत्यारा कौन है। आपके बीच में श्रद्धेय स्वामी जी यही बताने के लिए आए। हमेशा ये ध्यान रखो कि ये मौका हमें अपने कर्तव्य बोध का है कि अब हम कर्तव्य बोध करें। और इस समय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, गुण नहीं गोत्र जिनको प्यारा है, जिनको गुण नहीं गोत्र प्यारा होता है। जब मतदान का समय आता है तब ये ध्यान रखना, जो गुणों को न देकर के गोत्र और जाति पर ध्यान देते हैं, जिनको गुण नहीं गोत्र प्यारा है। भारत माता क्या कहती है, उसने ही हमको यहां सदा मारा है। भारत माता मरी इसलिए रही, राष्ट्र इसलिए बर्बाद हो रहा है कि जब वोट का समय आता तो हम अपनी जाति देखते हैं, अपने गोत्र देखते हैं, अपने वो देखते हैं। तो इन छोटी छोटी धारणाओं को एक तरफ पटक दीजिए। जाति का पाठ पढ़ाने वाले या सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाने वाले या क्षेत्रवाद का पाठ पढ़ाने वाले, उन लोगों से साफ साफ कह दो कि मैं न खड़ा हूं जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में, मैं न बना हूं देश काल की जंग लगी जंजीरों में। यदि इन्हें छोड़ देंगे, इनसे अलग होकर के आएंगे तो निश्चित रूप से आप देश का हित करने में सच्चे अर्थों में भारत मां के सपूत होंगे। आपको पता नहीं क्या समझाया जाता है। जब वोट का वो समय आ जाता है अपना उल्लू सीधा करते हैं। उसके बाद में हमारी क्या दुर्दशा हो रही है आपको पता है। कितनी हत्याएं, कितनी डकैती, और सामान्य सा क्लर्क भी अब 1.5 करोड़ रुपए लेकर के पकड़ा जा रहा। सामान्य सा, और ये ऊपर से सारा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ऐसी स्थिति में पूज्य स्वामी जी आपके बीच में आए हैं। और ये हमेशा ध्यान रखो, बहुत से लोग ये प्रश्न कर देते हैं और ये करते, अरे स्वामी जी अकेले क्या करेंगे, स्वामी जी अकेले क्या करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी ऐसा समय आता है तब पवित्र वेद में यह सिद्धांत दिया गया है और ईश्वर का यह नियम निश्चित है कि जब ऐसा समय आता है और अन्याय और अत्याचार बढ़ जाता है, शासक निरंकुश हो जाता है,
तब तब कभी छोटे परिवारों से कोई तेजस्वी पुरुष निकल करके आता है और उन शासनाधीशों को धराशायी कर देता है। बीच के कालखंड में शिवाजी निकल करके आए, गुरु गोविंद सिंह निकल करके आए, शासन को धूल में मिला दिया करके। अत्याचारी तो मरा पड़ा है, आप खड़े तो हो जाइए। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा था ना, उन्होंने अर्जुन से कहा कि ये तो मरे पड़े हैं पहले से ही, तू तो निमित्त मात्र बन जा। ये तो अपने आप मरे पड़े हैं, आप निमित्त मात्र बन जाइए, खड़े हो जाइए साथ में। निश्चित रूप से इनका पराजय है और ये निश्चित रूप सिद्धांत रखो, ये कभी भी न तो घबराओ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आचार्य ये वोट दे देंगे फ्रेंड से हमारी रक्षा कौन करेगा, ये तो बड़े गुंडे हैं, ये तो बाद में हमें परेशान करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखो कि जब व्यक्ति सत्कर्मों को करता है, बात पर ध्यान देना, कि जब व्यक्ति सत्कर्मों को करता है, अपने वेद शास्त्रों में कर्म को वज्र कहा गया है। कितनी भी बाधाएं आए, कितनी विपत्तियां आए, लेकिन यदि आपके पास वज्र है, कोई हथियार है, फिर आपको भय नहीं लगता है। इसलिए कर्म को वज्र कहा गया है। और कैसी विपत्तियां होती हैं, उन्हें ये वज्र रूपी कर्म काट देता है। पर इसकी गति दो तरह की है। सत्कर्म जब हम करते हैं तो ये सत्कर्म रूपी वज्र आगे बढ़कर के हमारी सारी बाधाएं, सारी विपत्तियों को काटता चला जाता है। और जब सत्कर्म रूपी वज्र है, ये वज्र सत्कर्म रूपी वज्र हमारे हाथ में नहीं होता, दुष्कर्म रूपी वज्र होता है, तो हमेशा ये पीछे घूमता है, तो फिर ये हमें खत्म कर देता है। जब सत्कर्म रूपी वज्र आगे चलता है तो आदमी दुर्बल नहीं होता। आप देखेंगे सद्दाम हुसैन किसने खत्म किया, गद्दाफी किसने खत्म किया, रावण किसने खत्म किया, कंस किसने खत्म किया। ये जो सत्कर्म रूपी वज्र होता है ना, जब ये हाथ में आ जाता है तो बड़े बड़े राजे महाराजे धराशायी हो जाते। भगवान राम को बहुत से आर्मी कहते हैं, वो सोचते हैं कि बाबा तो अकेले ही घूम रहे हैं, इनके बस का क्या। लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि सरदेव स्वामी जी के हाथ में और कुछ नहीं है, लेकिन सत्कर्म रूपी वज्र हाथ में है जो तुम्हें धराशायी करके रख देगा। ये अहंकार कभी रावण को भी हुआ था, उसने भी देखा था कि जंगल में अकेला घूम रहा है, राज्य से निर्वासित है, ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। भगवान श्री राम के बारे में, राज्य से निर्वासित है, घर से निकाला हुआ है, और न सेना है न कुछ भी है, ये हमारा बिगाड़ेगा क्या। लेकिन इतिहास साक्षी है, आप सब जानते हैं कि लंका सा कोट समुद्र सी खाई, ता रावण की खबर न पाई। लंका जैसा किला, समुद्र जैसी खाई, उस रावण का पता नहीं लगा है। तो भारत राष्ट्र के समुत्थान के लिए संबंधित कार्यकर्ताओं, कभी कानपुर में 4 क्रांतिकारियों ने बैठक की। उनमें एक क्रांतिकारी ने भगत सिंह से पूछा कि अंग्रेजी साम्राज्य में सूर्य नहीं छिपता है। ऐसे बलिदानी वीर जब आगे निकल करके आएंगे, त्यागी तपस्वी आएंगे जो जनजागरण के लिए तैयार होंगे, तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। पूज्य स्वामी जी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि वो हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने इस जनपद को, इस क्षेत्र को कृतकृत्य किया है। इसलिए स्वामी जी का हार्दिक धन्यवाद है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का, जनता का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथ में ये आशा करता हूं कि देखो, जो कुछ भी स्वामी जी बातें कहें उन्हें सुन मत डालना, सुन रखना। सुन डालना नहीं है, क्या करना है, सुन रखना। और सुन करके आपने रख लिया है तो निश्चित रूप से समझ लो, चाहे कितना ही भ्रष्ट देश हो गया है, भ्रष्टाचारों की तो बात ही क्या, अरे दुष्टों के अरमान को चल देंगे। और यदि सहयोग आप स्वामी जी का देंगे, यदि सहयोग दें आपका, तो फिर इतिहास बदल देंगे, फिर इतिहास बदल देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी के और आपके बीच में ज्यादा बाधा न बनता हुआ मैं आगे माइक स्वामी जी को सौंपता हूं। धन्यवाद। तो मैनपुरी में आकर के जोश, शौर्य और पराक्रम एक साथ दिखाई ना दे तो फिर वो शोभा नहीं देता। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुट्ठी बांध के भारत माता की। अब लगा कि मैं मैनपुरी में हूं। जब बैठे में उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए, तो खड़े हुए बहुतों ने हाथ बांधे हुए, पता नहीं वो किसके लिए थोड़ा रिजर्व है अभी। जरा दोनों हाथ उठा के जो खड़े हुए बैठे हुए, भारत माता की वंदे वंदे
वंदे भारत माता की इंकलाब। भाई बहनों, आज रविवार का दिन है। मुझसे बहुत लोगों ने कहा बाबा जी आज मतदान हो रहा है, उस आस पड़ोस के जिलों से लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीमाएं सील कर दी गई हैं जिलों की। मैंने कहा जितना ग्राउंड मैनपुरी में है वो तो मैनपुरी वालों के लिए ही काफी है, जब आसपास वाले बुलाए जाएंगे तो ये मैदान छोटा पड़ जाएगा। बोले बाबा जी इससे होगा क्या? मैंने कहा जितने लोग यहां पर अभी बैठे हैं यही लोग, एक एक व्यक्ति भी 10-10 को 100-100 को लेकर के निकलेगा मतदान के लिए, तो 10 नहीं 20 नहीं 50 सीटों को तो आप लोग ही प्रभावित कर सकते हो। इतनी ताकत आप लोगों के पास में है। भाई बहनों, लोकतंत्र में हमें एक बहुत बड़ी शक्ति मिली है। लोकतंत्र में एक तो वोट की ताकत मिली है हमको। इससे क्या कर सकते हैं? इस वोट की ताकत से आप बड़ी बड़ी सत्ताओं को उखाड़ फेंक सकते हैं। एक समय था आजादी से पहले राजाओं ने सोचा कि हमारा राजपाट तो कभी खत्म नहीं होगा। कोई कह रहा था हम 10, कोई कह रहा था 20, कोई कह रहा था हम तो 100 पीढ़ियों से राज कर रहे हैं। जो 100 पीढ़ियों से राज कर रहे थे हिंदुस्तान के ऊपर, उन 565 रियासतों को लोगों ने धूल चटा दी। 565 रियासतों का आज अस्तित्व खत्म हो गया। 70 से ज्यादा देशों पर जिन अंग्रेजों का साम्राज्य था, जिनके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उन अंग्रेजों को भी हमने परास्त कर दिया। अब अहंकार के नशे में चूर सत्ताओं के शिखर पर सिंहासन पर बैठे लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है। इन हिंदुस्तान के आम लोगों को वो भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं। वो सोचते हैं ये किसान, ये मजदूर, ये कारीगर, ये गांव वाले, गंवाले, ये साधारण से लोग हमारी सत्ताओं को चुनौती कैसे दे सकते हैं। 2012 है तो आधारशिला होगी राजनीतिक परिवर्तन की। 2013-14 में और बड़ा परिवर्तन होगा, और जो लोग सत्ता के नशे में चूर हैं उनको पता भी नहीं लगेगा कब सत्ता से उनका पत्ता साफ हो गया। भाई बहनों, हम यहां पर कोई राजनीतिक रंजिश लेकर के नहीं आए, कोई राजनीतिक विकल्प भी लेकर के नहीं आए। न ये कहने के लिए आए कि इस पार्टी को वोट देना। फिर आए किसके लिए? आए हैं खाली आपको जगाने के लिए। और बेईमानों की इस भीड़ में माना कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके दामन पर दाग न लगे हों, लेकिन इतना तो जरूर करना, जो बड़े राक्षस हैं, जो बड़े दानव हैं, जो महादानव हैं, जिन्होंने देश को बेरहमी बेदर्दी से लूटा है, देश के साथ गद्दारी धोखा किया है, तो जो भाई इन बेईमानों के जो सरगना हैं, जो बड़े लुटेरे हैं, उनको इस बार सबक सिखा देना, बाकी को समझाना, और फिर भी ना समझें तो एक नया विकल्प देश में ऐसा खड़ा कर देना जिसको कह सकें कि यहां दामन पर कोई दाग नहीं है। अभ्यास तो शुरू कर देना। जिसके दामन में कम दाग हो उसको अपना वोट दे करके परिवर्तन की शुरुआत कर देना। बस सत्य, सिद्धांत और देश हित की लड़ाई की शुरुआत अभी हो रही है, उसकी आधारशिला तैयार हो रही। जब हमने काले धन की बात की तो ये कोशिश की समझाने की, पूरे देश के सामने झूठ बोलने की कोशिश ही नहीं की, झूठ बोला कि काला धन कूला धन कहीं पर नहीं है। लेकिन आपने पिछले दिनों अखबारों में देखा, टीवी पर भी देखा, सभी अखबारों के पहले पेज पर खबर छपी थी, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के डायरेक्टर भाई एपी सिंह, अमर सिंह जी ने भी अमर रहने का एक काम तो जरूर कर दिया। सीबीआई को हमेशा कोसा जाता है क्योंकि वो सरकार की कठपुतली बनकर के काम करती है, लेकिन भाई एपी सिंह जी ने जो बयान दिया कि 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कम से कम विदेशी बैंकों में भारत का काला धन जमा है, ये सत्यापित तो कर दिया कि भारत का लाखों करोड़ रुपए बाहर जमा है। सरकार के लिए इससे बड़ी और हार की बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन ये इतने बेशर्म है, सीबीआई के डायरेक्टर बोल रहे 25 लाख करोड़ रुपए बाहर है,
देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुना दिया 122 लाइसेंस रद्द करके कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कब कदम कदम पर नियम कानूनों को तोड़ा गया, जीरो लॉस की बात कह करके देश के साथ झूठ बोला गया, और बोफोर्स घोटाले से लेकर के 2G घोटाले तक कोई ऐसा विभाग नहीं बचा। यूरिया से लेकर के, ताबूत से लेकर के, चारे से लेकर के, साइकिल से लेकर के, दवाओं से लेकर के, पुस्तकों से लेकर के, अनाज से लेकर के, कोई ऐसा विभाग नहीं बचा, शिक्षा से लेकर के, सड़क से लेकर के, जहां घोटाला ना हुआ हो। करीब 400 लाख करोड़ रुपए इन्हीं बेईमानों ने लूटा है, और ये हक है हमारा, इसको हमें वापस लेकर के रहना है। मैं कह रहा था इतनी लूट होने के बाद भी गुस्सा देश के लोगों को नहीं आता है, गुस्सा इनको आता है, जिनको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, झूठ बोल करके भी गुस्सा दिखाते। देश लूट लिया, गुस्सा जनता को आना चाहिए। 400 लाख करोड़ रुपए की लूट के लिए मुख्य रूप से गुनहगार हैं, उनको इस बार आपको सबक सिखाना है, यह संकल्प आपको लेकर के जाना। गुस्सा तो देश की जनता को आना चाहिए। अरे 2-4 लाख रुपए की लूट हो जाती है तो आप गुस्से से तिलमिला उठते हैं, क्योंकि वो आपका पैसा लूटा है। आपका कोई हाथ काटे तो आप काटने नहीं देंगे, आपकी मां बहन बेटी के साथ कोई दुराचार व्यभिचार बलात्कार करे तो आपका खून खौल उठेगा, और आपके मां बहन बेटियों के ऊपर जिन्होंने हाथ उठाए हैं आप उनको धूल चटा देंगे, उनको रसातल में गाड़ देंगे। लेकिन हमारी मां भारत माता के ऊपर हमारे लिए देश मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारी मां है, और इसके सीने पर जिन लोगों ने घाव किए हैं उनको इस बार आपको जवाब जरूर देना है और हिसाब लेना है, और इस भारत को बचाना, ये संकल्प लेकर के जाना। मैंने कहा 400 लाख करोड़ रुपए लूट लिए, देश को नर्क बना करके रख दिया, पूरी दुनिया के सामने भारत की इज्जत को खाक में मिला करके रख दिया। आज चीन, अमेरिका और जापान हमसे आगे कहलाते, यद्यपि 200 से ज्यादा देश हमसे पीछे हैं। यदि भारत में भ्रष्टाचार न होता, ये काले धन की लूट न होती, तो आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में होता। जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया, हर कदम पर जिन्होंने देश के साथ धोखा किया, अभी भी जो हर कदम पर झूठ बोलते हैं, गुस्सा अब उनको नहीं, गुस्सा इस देश की जनता को आना चाहिए, और वो गुस्सा आ रहा है और चुनाव में दिख रहा है। एक बड़े परिवर्तन की आधारशिला उत्तर प्रदेश से तैयार हो रही है। योग ऋषि स्वामी तो लोगों ने कहा, मैंने दिल्ली में पूछा भिखारियों से कहां से हो, तो बोले वो उत्तर प्रदेश से बताते हैं। कभी कहते हैं कि ये जाकर के महाराष्ट्र, कभी उनको कहा कि कब तक हाथ में भीख का कटोरा लेकर के मांगते रहोगे। इस देश की हालत किसने की? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारा देश गरीब नहीं है, और मैं खाली आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको झूठी कल्पनाओं की उड़ान में नहीं लेकर के जा रहा हूं। आज भी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 18,000 टन सोना है हमारे देश में। वास्तविक स्थिति देखी जाए तो करीब 50,000 टन, और उसका मूल्यांकन किया जाए पैसे में तो अपने देश में 150 लाख करोड़ रुपए का तो लोगों के पास सोना है। जरा बताइए कितना का है? अरे जोर से बोलो तो। 150 लाख करोड़ रुपए का सोना तो लोगों के घरों में है, तो क्या देश गरीब है? हमारे देश के अंदर सोने से लेकर के, हीरा से लेकर के, तेल, कोयला, लोहा, एल्युमिनियम से लेकर के 89 प्रकार के, 89 प्रकार के मिनरल्स हैं, जिनको बोला जाता है भू खनिज, भू संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज। ये हैं करीब 20,000 लाख करोड़। इतने तो थमने गिनने भी नहीं आएंगे। कितने हैं बोलो? 20 लाख करोड़ नहीं, 20 बोलो तो आगे, 20,000। जरा एक बार सबके सब बोलो, ये कितने पैसे होते हैं? यदि 500 के नोट पूरे हिंदुस्तान में बिछा दिए जाएं, अरे नोट की बात छोड़ो, ये इतना पैसा है, इतनी भू संपदा है जिनको इन्होंने लूटा है। पहले लूट लिया तो लूट, आगे से भी तो इसे बचाना। भारत में बहुत ताकत है। परमाणु बम की भी बात की जाए तो 100 से ज्यादा तो परमाणु बम हमारे पास में रिजर्व हैं।
बचत की बात की जाए तो आज अमेरिका तो जो बचत है, जिसको बोला जाता है कि ग्रोथ रेट, वो 2.8 है। हाँ, चीन जो है वो 10.30 के ऊपर है, जापान 3.90 के ऊपर है। भारत की ग्रोथ रेट 10 थी, उसको इन्होंने 6 करके रख दिया। भारत के अंदर बचत जो है, जो करने का, ये तो मैंने ग्रोथ का आपको परसेंटेज बताया। बचत में भी आज अमेरिका यदि 11 पर है तो चीन 53 पर है, 23 पर है जापान, तो 34% हमारी बचत भी है। देश किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं है। इस देश में से भ्रष्टाचार को खत्म कर दीजिए और काला धन जो लूटा इन बेईमानों ने देश का हक, वो इसको वापस दिला दीजिए। एक ही दिन में भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, जहां कोई गरीब रहेगा नहीं। सबको निःशुल्क समान शिक्षा, सबको समान चिकित्सा, सबको रोजगार मिल जाएगा। आज इस देश के करोड़ों हाथ काम के बिना सोने, उन हाथों में हथियार है और शराब की बोतलें हैं। बेरोजगार घूम रहे हमारे युवक। आज हमारे पास में इतना धन है, उस धन को हम विकास में लगाएं, खेती में लगाएं, उद्योग में लगाएं, सर्विसेज में लगाएं, शिक्षा में, चिकित्सा में, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट में लगाएं, तो हमारे 50 करोड़ से ज्यादा इन युवकों को काम मिल सकता है। और जो हमारा निर्यात 7 लाख करोड़ रुपए है, इसे बढ़ा करके इसको 100 लाख करोड़ रुपए आगे ले जा सकते हैं। अरे भारत छोटे मोटे देशों की बात नहीं, जो चीन आज से हमसे लगभग 4 गुना ताकतवर, अमेरिका जो करीब 7 गुना हमसे ताकतवर बनकर के बैठा है, आज यदि हम इन 2 ही चीजों को ठीक कर लें तो भारत एक ही दिन में पूरे विश्व को पिछाड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में खड़ा हो सकता है। इस काम के लिए आपको संकल्प लेकर के जाना। गुस्सा उन लोगों को आता है जिन्होंने बेरहमी से देश को लूटा। गुस्सा उन लोगों को आता है जिन्होंने हिंदुस्तान को नर्क बना करके रख दिया। सीबीआई जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उन्हीं के अधीन काम कर रही है। वही कहती है कि भाई जो कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो बाहर ये देश के अंदर इलीगल माइनिंग में ये जो घोटाले हो रहे, खनन घोटाले तो सामने आए नहीं, इलीगल माइनिंग में, ड्रग्स में, और जिस दिन ये तमाम रियल स्टेट की रियलिटी जिस दिन सामने आएगी, काला बाजारी जो हो रही है, पॉलिटिक्स में जो काला धन है, तो बहुत बड़ा है साहब। ये पूरे धन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इतना लूटने के बाद भी इनको शर्म नहीं आती, गुस्सा आता है। एक मेरे से बोले बाबा इनको शर्म क्यों नहीं आती? मैंने कहा ये बेशर्म ऐसे एक देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, अब जनता को अपना फैसला सुनाना है और इन बेईमानों को सबक सिखाना है, तो ये हिंदुस्तान बचेगा। ये मैंने बात इसलिए कही है, बड़े लुटेरों को पहले सबक सिखाओ, बाकी फिर छोटे वालों को बाद में देख लेंगे। शुरुआत करो परिवर्तन की। मैंने कहा मैं कोई राजनीतिक विकल्प आपके पास लेकर के नहीं आया हूं, बस इतना कह रहा हूं, एक पार्टी जो सबसे ज्यादा लूट के लिए गुनहगार है, जिम्मेदार है, उसको तो एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। भूल चूक में कुछ लोग दे दे तो अलग बात है, बाकी अब उसके कदम विधानसभाओं और आगे फिर लोकसभाओं की तरफ नहीं जाने चाहिए। इससे ये संविधान के मंदिर, देश के न्याय के मंदिर अपवित्र हो जाएंगे। बाकी क्या करें? बाकी जो उपलब्ध हैं उनमें से भाई जो कम दागदार है उसको वोट दे करके अपनी आदत डाले रखना, नहीं तो तुम्हारी वोट देने की आदत छूट जाएगी। 1825 दिन होते, 5 साल में एक बार ये मौका आता है, तो अपनी आदत बना के रखना। क्योंकि मैंने कहा भारतीय राजनीति के पुनर्जन्म की, भारतीय राजनीति के शुद्धिकरण की आधारशिला तैयार हो रही है। आगे बहुत कुछ करना है देश को बचाने के लिए। एक मेरे से बोले बाबा जी आप एक पार्टी के पीछे क्यों पड़े हुए? मैंने कहा पीछे हम नहीं पड़े हुए, वो हमारे पीछे पड़े हुए। हम फकीर, वो साहब वजीर, वजीर आजम वहां है, वो अमीर, वो वजीर, और हम तो एक फकीर हैं। लेकिन हम सत्ता के लिए नहीं, हम देश के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए, इस देश के 121 करोड़ जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन सच जीतेगा और झूठ पराजित होगा, बस इतनी सी बात है। देश के 121 करोड़ लोगों की और इस भारत माता की इज्जत का सवाल है। आपको भारत माता की कसम खा करके, अपनी भारत माता की सौगंध खा करके संकल्प लेना है कि जिन लोगों ने देश लूटा है उनको उत्तर प्रदेश नहीं लूटने देंगे। एक नए भारत का जन्म, यह काम तो आपको करना है। भाई बहनों, लोग कहते बाबा जी आप योग सिखाओ, कपालभाति अनुलोम विलोम सिखाओ।
हम आपको भारत रत्न दे देंगे। ये भ्रष्टाचार और काले धन के बारे में लोगों को मत बताओ। मैंने कहा तुम मुझे भारत रत्न क्या दोगे? अरे इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जिसका भी जन्म हुआ है सब जन्मजात भारत रत्न है, हमें पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं। जितने भी यहां पर भाई बहन बैठे हुए सब भारत माता की बेटा बेटियां सब भारत रत्न हैं। तुम साथ हो इसलिए तो मेरे सामने बैठे हो। मैं आपके संकल्प को, आपके उत्साह को और आपके समर्पण को, आपकी निष्ठा को, आपके जुनून जज्बे को समझ सकता हूं। साहब, यदि किसी राजनीतिक दल को इतने लोग भरी दोपहर में बुलाने होते तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते, और उसके बाद भी इतने लोग नहीं आते। और वो लोग आते तो मैंने कहा किराए लेके आते, धाड़ी लेकर के जाते, और बीच में कुछ खाने का पैकेट भी मिलता। यहां अपने घर से खा करके आए, अपना किराया लगा करके आए, अपने काम छोड़ करके आए हैं। इससे बड़े त्याग की मिसाल और दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। किसके लिए आए हैं? यहां कोई राजनीतिक पार्टी के लिए भी वोट नहीं मांगे जा रहे हैं। यहां आए हैं कि बाबा तू अकेला नहीं है, हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं वो तेरे साथ में खड़े हुए, हम सब मिलकर के संघर्ष करेंगे और एक दिन सत्य जीतेगा। मैं तो एक साधारण से परिवार में, ये माताजी बोलने लग गए। मां, मैं समझता हूं आप लोगों की ताकत है मेरे साथ। मैं तो एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ। लोगों को तकलीफ यही है कि अनपढ़ माँ बाप के घर में, किसान के घर में पैदा हुआ ये छटंकी सा बाबा जिसका 2.5 तोला वजन है, जब उड्डयन बंद लगाता है तो इसकी हड्डी पसली नजर आती है। अब फूंक मारता हूं तो फूंक तो मेरी हल्की सी है, लेकिन इस फूंक में ये भ्रष्टाचारी उड़ रहा है। अब बताओ, खा पी करके भी बाबा का पेट इतना सा है, देखो। बोले बाबा ये नोली नोली घूम रही है वो तो ठीक है, ये देश के लोग घूमने लग गए, ये गड़बड़ हो गई। भाई बहनों, अभी मुझे योग भी सिखाना है, योग भी सिखाना है, देश भी बचाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है और काला धन भी। ये सारे काम अपने को ही करना है, क्योंकि ये बेईमान लोग तो कर नहीं रहे, तो कौन करेगा? जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सब कुछ कर सकता है, जिसको कुछ चाहिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हिंदुस्तान को फकीरों की आवश्यकता है, हिंदुस्तान को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको कुछ नहीं चाहिए और जो सब कुछ अपना भारत माता के लिए बलिदान करने के लिए तैयार है। भाई बहनों, आपको मुझे योग भी सिखाना है, क्योंकि दोबारा से पता नहीं मैनपुरी की बारी कब आएगी। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं योग शिविर भी होना चाहिए? सारे के सारे इसी की तैयारी करने, अच्छा निमंत्रण देने के लिए आए हैं इतने लोग, तो अभी तो पूरा कुंबा आया ही नहीं है, हा? ये तो बाबा जी का छोटा परिवार से एक ही लोग आए, अभी चूल्हा नूत तो बाकी है, हा? तो चलो, मैनपुरी में जब इतनी आस्था और इतने विश्वास की पराकाष्ठा है तो हम एक ही बार नहीं, अब दोबारा भी आएंगे और आपको पूरा योग भी सिखाएंगे। आज थोड़ी सी जो बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग आज दे करके चले जाएंगे, एडवांस ट्रेनिंग के लिए दोबारा मैनपुरी में आएंगे। पहले आज पॉलिटिकल एजुकेशन दे देता हूं, फिर योग एजुकेशन देंगे। भाई बहनों, इनको तकलीफ ये है कि ये किसान के घर में पैदा हुआ, अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ, ये कृषक पुत्र हमको चुनौती दे रहा है। मैंने कहा मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, कहीं काले झंडे दिखाए जाते हैं तो बोलते हैं बाबा रामदेव के बंदे आ जाते हैं, बाबा रामदेव के चेले आ जाते हैं। कहीं जूते मारे जाते हैं तो बोले बाबा रामदेव हम पर जूते मरवाता है।
कहीं पत्थर फेंके जाते हैं तो बोले बाबा हम पर पत्थर मरवाता है। अरे बाबा तो लोगों को अहिंसा का, सत्य का, दया का, प्रेम करुणा का पाठ पढ़ाता है। ये जूते चप्पल पत्थर तुम्हारे कुकर्मों से मारे जा रहे हैं, अपने कर्मों को ठीक कर लो, बाबा पर दोष मत लगाओ। पत्रकार जब काले धन के बारे में पूछते हैं तो काले झंडों की बात करते हैं। जवान जब काले धन के बारे में इनसे प्रश्न पूछते हैं तो उनको बेरहमी बेदर्दी से पिटवाते हैं। बाबा जब बात करते हैं काले धन के बारे में तब बाबा इनको लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा नजर आते हैं। योग गुरु इनको देशद्रोही नजर आता है और अफजल गुरु इनको देशभक्त नजर आता है। इनको बाबा लोकतंत्र के लिए खतरा नजर आता है। बाबा से देश की शांति को खतरा, और खजा कसाब जैसे आतंकवादियों के ऊपर करीब 20 करोड़ रुपए उनकी सुरक्षा के ऊपर खर्च कर चुके। और रामलीला मैदान में मां बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं और राजबला बहन की तो हत्या ही करा दी। मारने का इंतजाम तो बाबा का भी कर रखा था, लेकिन मैंने कहा इन कायर, कमजोर, इन बुज़दिल बेईमानों के हाथों से नहीं मरना। कुछ मरना भी है तो देश के लिए कुछ करके फिर मरना है। भाई बहनों, ये किसी मजहब के नहीं, न ये हिंदू के हैं, न ये हिंदुस्तान के हैं, न ये मुसलमान के हैं, न ये ईसाई के हैं, न ये सिख के हैं, न ये गरीब के हैं, न दलित के हैं, न वाल्मीकि के हैं। ये किसी के नहीं। ऐसे लोगों का क्या करें। आपको एक तो वोट करने जाना है। 5 सालों में कितने दिन होते हैं? 1825। सुनते रहते मैंने काउंटिंग क्यों की? 1825 दिनों तक दुखी रहोगे यदि एक दिन वोट के लिए बाहर नहीं निकले तो। इसलिए 1825 दिन होते 5 साल में। 1825 दिन सुख से जीना चाहते हो तो एक दिन घर से बाहर निकलने की आदत बना लो। और मैंने कहा जो उपलब्ध है उनमें से कम बेईमान को चुन करके शुरुआत कर दो। कुछ लोग इस देश को अपनी राजनीतिक जागीर समझते हैं कि इस देश पर तो हमारे बाप दादा ने राज किया, हम राज करेंगे। हमको किसी की राजनीतिक विरासत छीनने का कोई हमारा इरादा नहीं, लेकिन हमारा इरादा है हिंदुस्तान बचना चाहिए। साहब, ये 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन वापस आ जाए। एक राजनीतिक पार्टी अपने रोज अखबारों में ऐड निकालते, बड़े बड़े होल्डिंग लगा रखे, पैसे साहब उनके पास बहुत है। उन्होंने पूरा कुणबा झोंक रखा, पूरा पैसा झोंक रखा है, सारी ताकत झोंक रखी है और देश की जनता को अब अपनी ताकत दिखानी है। साहब जरा सोचिए, 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को मिलेगा तो मैनपुरी को भी उसमें कम से कम 50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक गांव को 100 करोड़ मिलेंगे, एक परिवार को 25 लाख रुपए मिलेंगे। अब वोट कहां देना है जरा सोचिए, जरा सोचिए। ये 400 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा तो हिंदुस्तान को क्या मिलेगा? हिंदुस्तान देश गरीब, इसको गरीब बनाया गया है। हिंदुस्तान में महंगाई है नहीं, यहां महंगाई पैदा की गई है। अच्छा बताओ, गैस सिलेंडर कितने रुपए का मिलता है? 400। कोई 4, कोई 5, कोई 7 अंगुली खड़ी कर रहा है। बहनों तुमको लेके आती हो, बताइयो। ब्लैक में ये गैस भी ब्लैक में मिलता है। अरे हम तो काले धन की बात कर रहे थे, अब तो काली गैस की भी बात करनी पड़ेगी। 500-700 रुपए में भी हो। और ये इस गैस सिलेंडर में जो गैस होती है ना, वो सारी हिंदुस्तान में पैदा होती है। तो बताओ, हिंदुस्तान में जो गैस पैदा हुई तो सरकार को जितने में वो गैस निकाली जाती है, सिलेंडर में भरी जाती है, उतने में बेचनी चाहिए कि दुगने तिगने रेट में? जितने में पैदा होती है, निकाली जाती है, जितना उस पर कॉस्ट लगती है उतने में बेचना चाहिए। ये सरकार लुटेरी है। ये 200 रुपए की गैस को 400 रुपए में। फिर पंजाब में पूछा भाई कितने की मिलती है? बोला बाबा 420 की। गैस सिलेंडर 200 रुपए का और मिलता है 400, 500, 600 का। क्यों? सरकार लूट रही है। कंपनी को आगे कर दिया, बोला हम नहीं बेच रहे, कंपनी बेच रही है। अरे कंपनी भी तो तुम्हारे कंट्रोल में है। ये सरकार, ये खाली एमएलए एमपी बनने के लिए जो है सत्ताओं पर नहीं चुने जाते।
ये सारी देश की ताकत इनके हाथों में आ जाती है। जो मैं कह रहा था 20 लाख करोड़ रुपए की भू संपदा इनके कब्जे में, ये गैस, ये पेट्रोल, ये सेना, ये पुलिस, ये सारा तंत्र इनके कब्जे में रहता। उसके लिए तो सत्ताओं का संघर्ष है साहब। पेट्रोल कितने का होता है? पेट्रोल, डीजल, ये सब लगभग 25 से 30 रुपए का। कितने का बोलो? 25 से 30 का। और अपने को डीजल कितने का मिलता है? 42 रुपए का डीजल, और पेट्रोल 70 का, और 70-72 का, और दक्षिण में पहुंचते पहुंचते तो 76 का, 80 रुपए का हो जाता है। तो जब भाई 30 रुपए का पेट्रोल एवरेज पड़ रहा है, डीजल पड़ रहा है, तो 70 का क्यों बेच रहे? वहां भी लूट रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं यहां महंगाई है नहीं, महंगाई सरकार के द्वारा पैदा की जाती है कि जिससे कि लोगों की जेब में पैसे बचे ही नहीं। दे दो सब इनको। यहां गरीबी है नहीं, गरीबी पैदा की जाती है जिससे कि इन लोगों का शोषण कर सके। अब हमें भिखारी नहीं बनकर के जीना, अब अपना हक हमें लेकर के रहना है। और यदि हक हमारा नहीं दिया इन्होंने तो हम अपना हक छीनना भी जानते हैं। यह भी हिंदुस्तान में होगा और हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों को उनका हक मिलेगा। यह मैं आपको सामाजिक बात कर रहा हूं, मैं आर्थिक बात कर रहा हूं, इस देश की ताकत की बात कर रहा हूं। बाकी अपने जीवन में हमें जो परिवर्तन करना वो तो हमें करना ही है, वो मेरा अगला प्रकरण होगा। मैं कह रहा था पहले आपको पॉलिटिकल एजुकेशन दे रहा हूं, पहले आपको बता रहा हूं कि मतदान क्यों करना चाहिए, अपने देश की क्या ताकत है, तुम्हारी क्या ताकत है। माना इस आधी अधूरी आजादी में हमें बहुत कुछ नहीं मिला। 15 अगस्त 1947 को आधी रात के समय आजादी हमको मिल गई, लेकिन वो आजादी जो मिली वो समझौतेवादी मिली हमको। जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान को चला रहे थे वैसे हम हिंदुस्तान को चलाएंगे। अंग्रेज चले गए 64 वर्षों के बाद, आज भी हमारी शिक्षा में ये अंग्रेजी क्या कर रही है। जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, चीन में, रसिया में कहीं पर भी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं, अंग्रेजी पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, लेकिन इस देश की भाषा में भी देश के लोगों को शिक्षा दीजिए, जिससे कि गांव के गरीब का बेटा, रिक्शा रेडे वाले का बेटा भी IAS IPS ऑफिसर बन सके, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना साकार कर सके। आप जो गांव के लोग हैं, यदि इनको, मैं क्योंकि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में हूं, भारतीय भाषाओं की सबकी मैं बात कर रहा हूं, यदि अपने देश की भाषाओं में पढ़ाया जाए तो गांव के लोग भी डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी भाषा से नहीं, ब्रेन से आती है। जापान के लोग जापानी में ही पढ़ते हैं। आपने देखा होगा पीछे वहां भूकंप आ दिया है तो वहां के मिनिस्टर और वहां के चीफ सेक्रेटरी सब, वहां के साइंटिस्ट वो टीवी पर अपने बयान देते थे। कोई अंग्रेजी में बयान देता था? सब किस में देते थे? जापानीज में। तो जापान में टेक्नोलॉजी कम है। जापान के लोग क्या बोलते हैं? जापानीज। जर्मनी के लोग क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं? वहां भी डॉक्टर होते हैं, वहां भी IAS IPS ऑफिसर होते हैं, वहां भी साइंटिस्ट होते हैं, वहां पर भी लोग CA करते हैं, वहां पर भी लोग MBBS करते हैं, वहां भी लोग MBA करते हैं, वहां पर भी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, सब कुछ वहां पर भी सारे कोर्सेज करते हैं। लेकिन किस में पढ़ते हैं? जापानीज में। जर्मनी के लोग जर्मन में, फ्रांस के लोग फ्रेंच में, और रशिया के लोग रशियन में, इटली के लोग इटालियन में। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को किस में पढ़ाया जाता है? अंग्रेजी में। क्यों? अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ये जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हीं के बच्चे ही आगे बड़े बड़े पदों पर बैठते रहेंगे। जो सत्ताओं की शिखर पर ऊपर बैठे लोग हैं, इनको कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। जिस दिन हिंदुस्तान की भाषा में हिंदुस्तान के लोगों को पढ़ने का हक मिल जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान में आधा परिवर्तन तो ऐसे ही हो जाएगा। ये होना ही चाहिए, छोटी सी बात है। कहां आजाद हो? भाषा की दृष्टि से आज भी हम आजाद नहीं है, संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से आज भी हम आजाद नहीं है, विचारों की दृष्टि से भी आज हम आजाद नहीं है। पश्चिम का ही पूरा कपूरा वर्चस्व तो हमारे ऊपर है। जो शुभ है, अच्छा है, वो हम पश्चिम का मानते हैं, बुरा सब अपना मान बैठे। कहां हम आजाद हैं भाई बहनों? हमारे ख्यालों से हम आजाद नहीं है, हमारे सिद्धांतों से हम आजाद नहीं है, हमारे आदर्शों की दृष्टि से हम आजाद नहीं है, भाषा की दृष्टि से आजाद नहीं है, कानून की दृष्टि से वही 34,735 अंग्रेजों के बनाए हुए मुख्य कानून और उसकी बाद में उनकी व्याख्या करके थोड़ा विस्तार दे दिएगा। वो जो कि तू भारत में आज डॉक्टर हमारे हैं, लेकिन डॉक्टरी की शिक्षा विदेशी है। आज अध्यापक हमारे, भाषा वो विदेशी पढ़ाते हैं। आज वकील हमारे हैं, जज हमारे हैं, लेकिन कानून विदेशी हैं। आज
देश हमारा दिखता है लेकिन इसको चलाने वाले दूसरे लोग हैं। बहुत बड़ा सच कह रहा हूं। यह हमको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ठीक ठाक चल रहा है, इसके पीछे है पूंजीवाद। पूंजीवादी लोग हिंदुस्तान को चला रहे हैं, विदेशी कंपनियां और विदेशी सरकारें हिंदुस्तान को चला रही हैं। एक तरफ भ्रष्ट तंत्र, एक तरफ भ्रष्ट शासन तंत्र, एक तरफ भ्रष्ट राजतंत्र, एक तरफ विदेशी कंपनियों के लूट का षड्यंत्र, एक तरफ कुटिल व्यापार तंत्र। ये सारा का सारा पूंजीवाद हावी हो गया। आम आदमी की हित की आवाज तो इस शोर में गायब हो गई है। उस आम आदमी की पीड़ा को, उसके दर्द और वेदना को आवाज देने के लिए आपके बीच आया। मैंने आपको थोड़ा सा बताया और मुझे लगता है आप अपने देश की ताकत को पहचानेंगे। करीब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का ये भारत का क्षेत्रफल, इतना विशाल भूखंड है भारत का, इतनी बड़ी सरजमी हमारी और इतना ताकतवर मुल्क हमारा, और फिर भी हम असहाय बेसहारा होकर के जिए, आत्मग्लानि में, कुंठा में, निराशा में जिए, ये उचित नहीं है। हमको ये लोकतांत्रिक ताकत को भी अपने को पहचानना है, अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों का भी हमें प्रयोग करना है और अपने जीवन को भी अच्छा बनाना है। लोकतंत्र को हमें ठीक करना है, लेकिन शरीर तंत्र भी तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा बताओ, आप दारू पीते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट गुटखा खा लेते हो, ये क्यों भाई? हम संतान किसकी है? रामकृष्ण की। तो राम जी बीड़ी पीते थे क्या? कृष्ण जी तंबाकू रगड़ते थे क्या? हनुमान जी गुटखा खाते थे क्या? अब मुंह में गुटखा दे रखा, जो हनुमान गोल गुलछों को दो उसको रामदूत अदुलित बलधामा। हनुमान जी ने गदा उठाई, बोले तेरे थोबड़े पर मारूंगा। नाम मेरा ले रहा है और मुंह में गुटखा। तो बोलो, हम रामकृष्ण की संतान है या रावण की? अरे जोर से तो बोलो, रामकृष्ण की संतान है या रावण की? तो राम जी नशा करते थे, दारू पीते थे। आप किसी भी जाति के, किसी भी कुलवंश के खानदान के हैं, चाहे सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, शुरू में तो देखो ये सारे के सारे, आज जात पात ये बहुत बढ़ गई है। शुरू में तो कुछ हमारे पुरखे थे ना, बहुत थोड़े से थे, उनका विस्तार हुआ। अब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी यूं रहती है इनकी, लेकिन सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही मनु किसे आए? एक इला से आया, एक जो है इधर सीधा का सीधा चंद्र से आया। तो भाई ये सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है। अब सूर्यवंशी मनु का बेटा सूर्य उससे आ गया, और मनु की बेटी इला उसका जो है चंद्र से विवाह हो गया, तो चंद्रवंशी हो गया। तो भाई सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक ही है। जितने भी एक क्षत्रिय कौमें हैं सारी की सारी एक हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं जिनके इनके भी पुरखे एक हैं, जितने भी हमारे अंदर, ये तो आज जो है जात पात का तो आज चल पड़ा, पहले तो ये ज्ञान के आधार पर, कर्म के आधार पर ये व्यवस्थाएं थी। सारी की सारे हमारे सबके पुरखे एक हैं। आपस में इन जाति पाति मजहब के चक्कर में मत पड़ो। आज यहाँ जो हिंदू है, मुसलमान है, मुसलमानों के भी पुरखों को देखो, 200-250 साल पुराना आप पाओगे, सबके जाति गोत्र वही एक है सबके। तो हम सबका खून एक है, हम सबका खानदान एक है, हम सबका वतन एक है, हम सबका मालिक परमात्मा एक है। एक नूर तय सब जग उपजा, कौन भले को मंद, एक वशी सर्वभूतन तरात्मा। एक ही परमात्मा की हम सब संतान, हम सब ईश्वर पुत्र, हम सब ऋषियों की संतान, हम भारत माता की संतान है। और अपने आप को हमें ऊंचा उठाना है, अपने ऋषियों के चरित्र को देख करके अपने चरित्र को हमें बहुत सबल बनाना है। तो आज एक संकल्प ये भी लेकर के जाओ भाई। देखो, वोट तो सब देंगे, ये संकल्प लेकर के जाएंगे, ठीक बात है। तो ये तो मैं भरोसा कर ही सकता हूं। कितने लोग मतदान के लिए खुद तो बाहर निकलेंगे, औरों को बाहर लेकर के जाएंगे? जरा हाथ तो उठाओ सबके सब। बोलो बाबा जी, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। एक बार फिर से बोलेंगे, बोले भारत माता की। माताएं बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, बहुत श्रद्धा के साथ। और सबसे ज्यादा इस इलाके में मैंने देखा, जवानों में जोश देखते ही बनता है। एक बार जवानों के लिए तालियां बजा दीजिए। यहां बुजुर्ग भी हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन देखो भाई, बुजुर्गों का तो 10-20 साल के बाद में पटाखा फूटने वाला है। बाकी आगे का भविष्य तो इन्हीं को तय करना है। जवान बहुत जबरदस्त है, एकदम कच्चे कच्चे छोरे तैयार है। जब मैं पिछले दिनों यहां शिविर के लिए आया था, कौन सी जगह थी? शिकोबाद, और खेतों में शिविर रख दिया। अब भयंकर ठंड कड़ाके की, वहां पर भी सारे गांव के छोरे पहुंच गए सुबह सुबह। मैंने देखा करीब 40-50 हजार जवान लौंडे
तैयार खड़े। मैंने कहा भाई किस लिए आए हो? बोला बाबा जी इसलिए आए हैं कि अब इस भ्रष्टाचार को मिटाने और काला धन लाने की जंग में आप अकेले नहीं हो। ये गांव के साधारण से दिखने वाले लोग इस असाधारण काम में आपका साथ देंगे और मैंने आज यहां देख लिया है। ये तो चुनाव आयोग का धन्यवाद है, हम जैसे फकीरों को भी सभा करने की अनुमति दे रहे हैं। एक बार अभिनंदन कर दीजिए हमारे पुलिस प्रशासन का। पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, सबका धन्यवाद। हमें देखो अब चुनाव के समय क्या है, अब राजनीतिक पार्टियों के ऊपर जैसे पाबंदी है तो लोगों को भी ज्यादा पता नहीं लग पाता, क्योंकि हमने भी कोई ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन लोगों ने आपस में ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की। कार्यकर्ताओं ने कहा बाबा जी आ रहे हैं, और आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए और आपने ही जाकर के अपने मतदान का प्रयोग किया, तो 2-4 नहीं, मैंने कहा कम से कम 15-20 सीटों को तो आप ही हराने या जिताने का काम करने के लिए सक्षम हो। बाकी तो पूरा उत्तर प्रदेश अपना काम कर ही रहा है। लोग बोलते बाबा ये तो मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, किधर जा रहा है? मैंने कहा अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मार्च महीने में अपने आप पोल खुल जाएगी, जब पोलिंग पूरी हो जाएगी। 20, 30, 40% तक मतदान बढ़ रहा है, और ये तब जब लोगों के सामने तस्वीर साफ साफ नहीं है, क्योंकि मैंने कहा दामन पर दाग सबके लगे हैं। उसके बावजूद भी मैंने कहा भाई बाहर तो निकलो, नहीं तो आदत नहीं है। अभी तो आदत डाल रहे हैं। हस्तक्षेप की बात करते, बोले बाबा जी तू कपालभाति अनुलोम विलोम करा, ये हस्तक्षेप क्यों करता है? मैंने कहा हस्तक्षेप किसने नहीं किया बता? भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, हम तो उन्हीं के वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज थे, वो हमारे आदर्श हैं। भगवान हमारे आदर्श हैं, शैतान हमारे आदर्श नहीं हो सकते। भगवान रामकृष्ण से लेकर के गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, तमाम क्रांतिकारियों ने, महर्षि दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, श्री अरविंद ने, सब महापुरुषों ने, महात्मा गांधी ने, सबने राजनीतिक हस्तक्षेप किया था, तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पुरखे, हम उनकी संतान है, इसलिए इस काम को तो हम करेंगे भाई, ये तो हमारा काम है। योग भी सिखाना है, देश भी अब लगा है कि मैं मैनपुरी में हूं। एक बार जोर से जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की। मुट्ठी बांध के जरा और जोर से, भारत माता की। वंदे वंदे। ये किसी पार्टी की रैली नहीं, ये देशभक्तों का रैला है। बहुत बहुत अभिनंदन आप सब। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन